हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अभी 12 जुलाई को आपका बिहार दरोगा का 78 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो है वो 4 लेक्चर करवा दिया है आपका साइंस का 2 चैप्टर और पॉलिटी का 2 चैप्टर क्लास 9th का एनसीईआरटी से संबंधित 100 क्वेश्चन सब में मैंने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो इसमें 4 भागों में बांटा गया है, हर भाग में 25 क्वेश्चन है और क्रांति की पृष्ठभूमि और कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां जो है वो फ्रांस का राजा था। लुई 16वां किस राजवंश से था? तो बुर्बो राजवंश से जो है यह संबंधित था। लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतो अंतोआनेत से जो है वो आपका हुआ था। गद्दी पर बैठते समय लुई 16वां की उम्र क्या थी? तो 20 वर्ष, जो कि 1774 में बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वां के राजरोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? तो लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और वर्साए वर्साए के महल की शानो शौकत बनाए रखने का फिजूल जो खर्च था बहुत अधिक था। इसीलिए जब लुई 16वां जो है वो राजा बना था तो उस समय राजकोष खाली था फ्रांस का। फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने में मदद किया था? तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों से जो है वो आपका 13 उपनिवेश थे अमेरिका का, जो कि फ्रांस ने मदद किया था ब्रिटेन से आज़ाद करने में। अमेरिका की मदद करने के कारण फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ गया था? तो 10 अरब जो है लिब्रे से अधिक का कर्ज जो है वो हो गया था। लिब्रे क्या था? तो फ्रांस की पुरानी मुद्रा यानी कि करेंसी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो लिब्रे क्या है? फ्रांस की पुरानी मुद्रा का नाम। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बांटा था? तो 3 स्टेट में बटे थे। प्रथम स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे? तो पादरी वर्ग आते थे, जो कि चर्च के विशेष कार्य करने वाले जो है यह व्यक्ति थे। द्वितीय स्टेट में कौन से लोग आते थे? तो कुलीन वर्ग यानी कि नोबिलिटी यानी कि अमीर और ऊंचे पदों वाले लोग आते थे। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे तीसरे स्टेट में। फ्रांस की कुल आबादी में किसानों का हिस्सा लगभग कितना था? तो 90% था। फ्रांस में किन स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे और टैक्स नहीं देना पड़ता था? तो प्रथम यानी कि पादरी और द्वितीय जो स्टेट के लोग थे कुलीन वर्ग के, उनको जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको टैक्स देना पड़ता था। फ्रांस में सारे टैक्स या कर भुगतने भुगतान की जिम्मेवारी किस स्टेट की थी? तो केवल तृतीय स्टेट की। टाइट और तिथ क्या था? तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला धार्मिक कर जो है वो टाइट था, जो कि कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर जो है वो हुआ करता था। और टाइल क्या था? तो टाइल जो है वो सीधे राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कर था। तो एक टाइल था जो कि चर्च द्वारा वसूले जाने वाला धार्मिक कर था, और टाइल जो है वो सीधे राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। फ्रांस में जीविका संकट यानी कि सब्सटेंस क्राइसिस क्या थी? तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते, यानी कि अनाज की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण जो है वो जीविका संकट यह थी। 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी और 1789 में कितनी हो गई? तो 1715 में 2.3 करोड़ थी, वहीं 1789 में 2.8 करोड़ जो है वो हो गया था। फ्रांस में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास का उदय कैसे हुआ? तो 18वीं सदी में समुद्री व्यापार, ऊनी व रेशम कपड़ों के उत्पादन और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े शिक्षित लोगों ने मिलकर जो है वो मध्यम वर्ग का निर्माण किया। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन लॉक के द्वारा। तो
टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक जो है वो जॉन लॉक ने लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो आपका जाक रूसो यानी कि रूसो के द्वारा जो है वो लिखा गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है किसके लिए लिखा है, तो मोंटेस्क्यू जो ने लिखा है। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर किन तीन अंगों के विभाजन का प्रस्ताव दिया था, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो फ्रांस में जो सरकार के अंदर तीन अंगों का विभाजन किसने दिया था, तो मोंटेस्क्यू ने दिया था, और इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा है। अगला जो है वो आपका दूसरा भाग में क्रांति की शुरुआत और संवैधानिक राजतंत्र के बारे में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। स्टेट जनरल क्या थी, तो फ्रांस की एक राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि जो है वो भेजते थे, यानी कि स्टेट जनरल जो है वो फ्रांस की एक राजनीतिक संस्था थी। लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब किया था, तो 5 मई 1789 में। 1789 से पहले स्टेट जनरल की आखिरी बैठक कब हुआ था, तो 1614 ईस्वी में हुआ था। स्टेट जनरल की बैठक वर्साय के किस स्थान पर हुआ था, तो वर्साय के एक आलीशान भवन के रेशम बाग यानी कि हॉल में जो है वो किया गया था। 1789 की बैठक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के कितने कितने प्रतिनिधि आए थे, तो प्रथम स्टेट में 300 आए थे, द्वितीय में भी 300 और आपका तृतीय स्टेट में 600 प्रतिनिधित्व आए थे। स्टेट जनरल की पारंपरिक मतदान पद्धति क्या थी, तो प्रत्येक स्टेट को केवल एक वोट देने का अधिकार था स्टेट जनरल में। 1789 में तृतीय स्टेट ने मतदान व्यवस्था में क्या बदलाव करने की मांग की थी, तो उन्होंने मांग की कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का जो है वो अधिकार मिले। राजा द्वारा मांग ठुकराए जाने पर तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने क्या किया, वे विरोध जो है जताते हुए सभा से जो है वो बाहर चले गए। टेनिस कोर्ट की शपथ यानी कि टेनिस कोर्ट ओथ कब और कहाँ हुआ था, तो 20 जून 1789 में हुआ था, और वर्साय के एक इंडोर जो है वो टेनिस कोर्ट में हुआ था। तो टेनिस कोर्ट का शपथ कब हुआ था, तो टेनिस कोर्ट का शपथ 20 जून 1789 में हुआ था, वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ था। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को क्या घोषित किया, तो नेशनल असेंबली, यानी कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया। नेशनल असेंबली का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो राजा की शक्तियों पर अंकुश जो है वो लगा सके। नेशनल असेंबली का नेतृत्व किन दो प्रमुख नेताओं ने किया था, तो मीराबयो यानी कि कुलीन वर्ग और अब्बेसिए यानी कि पादरी वर्ग ने जो है वो दो प्रमुख नेताओं ने नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था। तीसरा स्टेट क्या था, व्हाट इज थर्ड स्टेट नाम से एक प्रभावशाली प्रचुर पुस्तिका यानी कि पैम्पलेट किसने लिखा था, तो अबेसिए। बास्तित यानी कि जिसको बास्टिल का किला क्या था और इसे क्यों नष्ट किया था, तो बास्टिल का किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए 14 जुलाई 1789 को उग्र भीड़ ने इसे तोड़ दिया, और फिर उसी के बाद जो है वो फ्रांस की क्रांति शुरू हो गया था। क्रांति के समय ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल यानी कि ग्रेट फियर क्या था, तो गांवों में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं जो पक्की फसलों को नष्ट कर देंगे। लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता कब दिया था, तो 4 अगस्त 1789 की रात को विद्रोह से घबराकर। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या आदेश पारित किया, तो सामंती व्यवस्था, विशेषाधिकार और धार्मिक कर यानी कि टाइट को पूरी तरह से जो है वो समाप्त करना। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया, तो सन 1791 में। 1791 के संविधान के अनुसार फ्रांस किस प्रकार का राज्य बना, तो संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो राजतंत्र बना।
1791 के संविधान के तहत सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन कौन थे? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के वे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे, केवल इन्हें ही वोट देने का जो है वो अधिकार मिला था। पैसिव सिटीजन यानी कि निष्क्रिय नागरिक कौन थे? तो शेष सभी पुरुष, महिला और बच्चे जिन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो फ्रांस में एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन कौन थे? तो एक्टिव सिटीजन वन थे जो कि 25 वर्ष से बड़े थे और उनको वोट देने का अधिकार था, और महिलाओं और बच्चे और 25 वर्ष से कम जितने भी पुरुष थे उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया था। फ्रांसीसी संविधान की शुरुआत किस घोषणा पत्र से हुआ था? तो मिस्र या पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पर, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फ्रांसीसी संविधान की शुरुआत घोषणा से हुआ था। घोषणा पत्र में किन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहरणीय यानी कि नेचुरल और इनहेलिनेबल माना गया? तो जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी समानता का अधिकार। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से घोषित किए गए? तो नीला, सफेद और लाल जो है वो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग घोषित किए गए, नीला, सफेद और लाल। 50 क्वेश्चन है कि कानून का पट, द लॉ टैबलेट राजनीतिक प्रतीक क्या दर्शाता है? तो कानून सबकी नज़र में समान है और सबके लिए एक जैसा है। अगला हम लोग जो है वो तीसरा भाग करेंगे जिसमें राजतंत्र का उन्मूलन, जैकोबिन शासन और आतंक का राज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी से संबंधित अगर आप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी रिवीजन के नाम से, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। लुईस लाहवा ने नेशनल असेंबली के संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद गुपचुप तरीके से किससे बातचीत शुरू कर दिया था? तो प्रशा के राजा से। नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब किया था? तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा नेशनल असेंबली में 1792। फ्रांसीसी सेना ने स्वयंसेवक युद्ध के दौरान कौन सा देशभक्ति गीत जो है वो गाते थे? तो मार्सिले जो है वो गीत भक्ति गाते थे। फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो मार्सिले जो है वो राष्ट्रगान है और इसके लेखक जो है वो आपका रॉजेट डी एल आइल जो है वो आपके हैं। फ्रांस में राजनीतिक क्लब क्यों लोकप्रिय हो गए? क्योंकि लोग सरकारी नीतियों और अपनी योजनाओं पर जो है वो चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे। फ्रांस का सबसे सफल और प्रसिद्ध राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो जैकोबिन क्लब जो है वो फ्रांस का सबसे सफल और प्रसिद्ध राजनीतिक क्लब था। जैकोबिन क्लब का नाम किस पर पड़ा था? तो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर। जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के किस हिस्से से आते थे? तो समाज के कम समृद्ध हिस्से जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर और नौकर जो है वो जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे। सौ क्लर्ट्स किससे कहा जाता था? तो जैकोबिन सदस्यों को, क्योंकि वे बिना घुटने वाले यानी कि बिना ब्रीचेस की यानी कि लंबी धारीदार पतलून जो है वो पहनते थे। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिनों ने किस महल पर हमला किया था? तो ट्यूलेरिया के महल पर हमला किया था। 1792 के चुनाव के मतदान के अधिकार में क्या बदला गया? तो 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मतदान देने का अधिकार जो है वो रहेगा, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? तो कन्वेंशन। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। फ्रांस को एक गणतंत्र रिपब्लिक कब घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का पूरी तरह से उन्मूलन जो है वो किया गया। राजा लुई 16वां को किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई? तो देशद्रोह के। लुई 16वां को फांसी जो है 21 जनवरी 1793 में प्लेड डी ला जो है वो
कॉनकोर्ड में जो है वो दिया गया था। फ्रांस के इतिहास में आतंक का राजा यानी कि रीजन ऑफ टेरर किस काल को कहा जाता है? तो 1793 से 1794 तक के रोबेस्फियर के शासनकाल को, यानी कि आतंक का राज जो है वो 1793 से 94 के काल को जो है वो कहा जाता है फ्रांस में, जो उस समय रोबेस्फियर के शासनकाल को कहा जाता है। गिलोटिन क्या था? तो दो खंभों के बीच लटकते और लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, गिलोटिन। गिलोटिन मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा, इसीलिए इसको गिलोटिन मशीन कहा गया। रोबेस्पियर सरकार ने समाज में समानता लाने के लिए रोटी पर क्या नियंत्रण लगाया? महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और सभी नागरिकों के लिए समानता रोटी यानी कि पेन डेलीगेट साबुत गेहूं से बनी अनाज खाना अनिवार्य कर दिया। रोबेस्पियर के शासनकाल में परंपरागत जो है वो महाशय यानी कि म्यूस और महादम महोदया के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो सीतोयेन यानी कि सीतोइन का मतलब नागरिक और सीतोइन यानी कि नागरिक जो है वो कहा गया। दोनों का मतलब सेम है, बस स्पेलिंग जो है वो अलग है। रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो जुलाई 1794 में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस की सत्ता किसके हाथ में आई? तो मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में। डायरेक्टरी क्या थी? तो 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका जो जैकोबिन क्लब जैसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए बनाई गई थी, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के शासन की व्यवस्था अस्थिरता। डायरेक्टरी के शासन की अस्थिरता के कारण फ्रांस में किसका उदय हुआ? तो सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अगला है भाग 4 में महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति का प्रभाव जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की, क्या शुरुआत में फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे? नहीं, उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना जाता था और वोट देने का भी अधिकार नहीं था। फ्रांसीसी महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक क्लब कौन था? तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन था। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो सरकारी स्कूलों की स्थापना कर लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य की, जबरन शादी पर रोक लगाई और तलाक को कानूनी जो है वो मान्यता दे दिया। ओलंप दे ग्रूज कौन थे? तो फ्रांस की एक प्रसिद्ध राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला और लेखिका जिन्हें महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। जिन्होंने ओलंप दे गुज की फांसी क्यों दी गई थी? उन्होंने जैकोबिन सरकार द्वारा महिला क्लब को बंद करने की आलोचना की थी, जिसके कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके फांसी दे दिया गया। फ्रांस में महिलाओं को मतदान यानी कि वोट का अधिकार जो है वो कब मिला? तो सन 1946 में, यानी कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला। कैरिबियाई क्षेत्र में फ्रांस के प्रमुख तंबाकू, नील और चीनी उत्पादक उपनिवेश कौन थे? तो तंबाकू जो है वो मार्टिनिक, नील जो है वो ग्वाडेलोप और चीनी जो है वो सैन डोमिंगो में हुआ करता था, उपनिवेश थे कह सकते हैं। त्रिकोणीय दास व्यापार ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड किन महाद्वीपों के बीच होता था? तो जो ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड था वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो है वो हुआ करता था। फ्रांस के कौन से दो बंदरगाह शहर दास व्यापार के कारण अमीर बने थे? तो बोर्दे और नान्ते। दास व्यापार की शुरुआत किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया था 1794 में। फ्रांस में दास प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 10 साल के बाद। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में।
1789 की गर्मियों में सेंसरशिप की समाप्ति से प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अखबार, पर्चों, पुस्तकों और छपे हुए चित्रों की बाढ़ आ गई और वे गांवों तक पहुंचने लगे, जिससे विचारों की स्वतंत्रता मिलने लगी। 1789 के सेंसरशिप की समाप्ति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट को खुद को क्या मानता था? तो यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला अग्रदूत। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार किस युद्ध में हुआ था? तो वाटरली का युद्ध 1815 में। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत या देन क्या थी? तो स्वतंत्रता, लिबर्टी, लोकतांत्रिक अधिकार का विचार। सामंती व्यवस्था के अंत का विचार यूरोप के अन्य देशों में कैसे फैला? तो फ्रांसीसी सेनाओं जहां भी गई वे अपने साथ क्रांति के नए विचार जो है वो ले गई। वैसे धीरे धीरे यूरोप में जो है वो सब खत्म हो गया, राजतंत्र कह सकते हैं। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय में किस विदेशी घटना से गहरा प्रभावित है? तो फ्रांसीसी क्रांति के विचार से। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या है? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, जो उसको कॉन्वेंट कहते थे। ट्रेजन या देशद्रोह क्या था? तो ट्रेजन यानी कि अपने देश या सरकार के साथ गद्दारी करना। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा, स्लोगन क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। नेपोलियन द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख आधुनिक व्यवस्था क्या थी? तो निजी संपत्ति की सुरक्षा करने का कानून और नापतोल की दशमलव यानी कि मैट्रिक प्रणाली। फ्रांसीसी क्रांति ने वैश्विक स्तर पर किस व्यवस्था की नींव कमजोर कर दिया था? तो राजाओं की निरंकुश राजशाही और सामंतवाद की जो है व्यवस्था को। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 100 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किया, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।